हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, और उसमें हमने पढ़ा था अबाउट रिफ्रैक्शन एंड एपरेंट डेप्थ और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हमें पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। तो सो लेट अस स्टार्ट एंड पुट द हेडिंग critical angle, critical angle and total internal reflection। critical angle and total internal reflection। तो समझते हैं क्या होता है बेटा। सिंपली हम सभी जानते हैं कि अगर लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ तीन डायग्राम बताएंगे बेटा, आप लोग अच्छे से समझिएगा। लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस तरह से होगा, यानी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड्स अवे द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर चली जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, मतलब रिफ्रैक्टेड रे और दूर जाएगी। एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। हमने बताया बेटा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होगा और तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, वो हो जाएगी 90 डिग्री। क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और इस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। समझ में आई बात। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या हो गई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। क्या होना चाहिए, मीडियम डेंसर होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम एट विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 डिग्री इज नोन एज व्हाट, क्रिटिकल एंगल। सपोज दैट कि लाइट जो इंसिडेंट रे को है उसको हम और ज्यादा इंक्रीज करें, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करें, और इंक्रीज करें। मींस ये कंडीशन हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, मोर देन क्रिटिकल एंगल, यानी I इज ग्रेटर देन C। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो बेटा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, मतलब इससे थोड़ा भी अगर जैसे ही बढ़ाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट ना होकर के क्या हो जाएगा, सॉरी रिफ्रैक्ट ना होकर के क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसी फिनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, इंटरनल रिफ्रैक्शन। डेंसर मीडियम है और ये है रेयरर। ठीक है। तो आप लोगों ने हेडिंग डाल दिया होगा, ये हेडिंग है हमारी, इसके अंतर्गत लिख लेते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस at which angle of refraction become 90 degree, become 90 degree, the angle of incidence at which the angle of refraction become 90 degree
become 90 degree is known as critical angle, is known as what? Critical angle. अब जैसे ही हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज करेंगे, यहां से जैसे ही इंक्रीज किया I is greater than C, तो लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी विदाउट रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होने के बजाय क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आगे यहां से हम लिख लेते हैं as the angle of incidence increases beyond critical angle, the light ray reflected without refraction is known as without refraction, this phenomenon is known as without refraction, this phenomenon is known as क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, is known as total internal reflection। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ाएंगे इंसिडेंस को तो लाइट रिफ्रैक्ट ना होकर के क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। As the angle of incidence increase beyond the critical angle, then it refracted without any refraction, रिफ्रैक्शन के अलावा वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसी फिनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से और उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Put the heading relation between critical angle and refractive index। Relation between critical angle and refractive index। चलिए देखते हैं क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बाय स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब यहां पर बेटा याद रखना, यहां पर
क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा डेंसर मीडियम पे डालेंगे, पता करेंगे। तो यहाँ पर याद रखना डेंसर से रेयरर में जा रही है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इन व्हेन हम ये मानेंगे क्रिटिकल कंडीशन यानी क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्रिटिकल एंगल, देन आई क्या हो जाएगा C के बराबर हो जाएगा और R किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, सभी को पता है। तो यहां पर 2μ1 इज इक्वल टू साइन C अपॉन साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू बेटा सबको पता है 1 होती है, और यहां पर 1μ2 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 2μ1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1μ2, यहां पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1μ2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन C, और इसे हम म्यू भी लिख सकते हैं, तो यहां से एक रिलेशन आ गया साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, या n भी लिखते हैं, कहीं कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से लिखते हैं, कहीं कहीं म्यू से, डजंट मैटर, जो भी बुक पढ़ोगे आपको अलग अलग नोटेशन दिखाई देंगे, कहीं कहीं म्यू यूज करते हैं और कहीं कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए n यूज करते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ऑल्सो हमने क्या पढ़ा है कि म्यू का फॉर्मूला होता है c अपॉन v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। ऑल्सो म्यू की वैल्यू ये होती है, तो साइन c इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन c, ये भी एक रिलेशन है। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, नोट कर लीजिए फटाफट से। अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। मिराज फॉर्मेशन क्या होता है, मिराज फॉर्मेशन होता है जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, वहां पर हम अगर दूर देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि अपीयर होता है पानी भरा हुआ है, ठीक है, और वहां पर जाने पर पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आप लोग बुक से पढ़िएगा। दूसरा मिराज फॉर्मेशन होता है कि हमें लगता है कि इसी से रिलेटेड है, आप इसके एप्लीकेशंस पढ़िएगा, हम जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो है ऑप्टिकल फाइबर और दूसरा है प्रिज्म से रिलेटेड। तो पहले इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हम एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, और उसमें फर्स्ट है रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म या टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पुट द हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग
समझना है कि एक राइट एंगल्ड प्रिज्म है, ठीक है, ए बी सी कंसीडर कर लेते हैं, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज दैट ओ ओ डैश, यहां से एक लाइट चलेगी और यहां से एक लाइट चलेगी, ठीक है, और यहां पर जब इंसिडेंट होगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, ये लाइट इधर आ जाएगी, ठीक है, और इस पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी। अब यहां से देखिए ये टॉप का है तो ये टॉप की इमेज होगी और ये हमारा हो जाएगा, और ये जो इमेज फॉर्म होगी हो जाएगी ओ डैश ओ ओ डैश, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, डायग्राम दे देंगे इस टाइप से ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज हमको फॉर्म करना होगा, ठीक है। इसको पी क्यू, तो इसको लिख सकते हैं क्यू डैश और ये हमारा पी, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको। कितने पर ये रिफ्लेक्ट होगा, 45 पर, ये एंगल हो जाएगा 45। और सेकेंड हेडिंग डाल लीजिए बी, एज अ रिवर्सिंग प्रिज्म, एज a reversing prism। देखेंगे रिवर्सिंग प्रिज्म किस टाइप से वर्क करता है। ये याद रखना 90 डिग्री होगा, ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। तो राइट ट्रायंगल प्रिज्म इसमें भी लेना है। अब सपोज दैट यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट, पी क्यू, पी और क्यू, यहां से लाइट चलेगी और यहां से चलेगी और यहां पर रिफ्लेक्ट होगी और यहां पर रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये रिफ्लेक्शन होगा यहां पर, और ये टोटली क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब यहां पर देख रहे हैं ये लाइट, फिर यहां पर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और ये फिर से देखो यहां से टॉप का है तो टॉप का ये इन्वर्ट हो गई इमेज, क्या हो गया, इन्वर्ट। तो ये हो गया तुम्हारा Q डैश और ये हो गया P डैश। तो ये इसे हम बोलेंगे रिवर्सिंग प्रिज्म, ठीक है। ये 45 के हैं, ये 45 के हैं, तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितने पर होगा, 45 डिग्री का। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको भी। और नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए एज एन इरेक्टिंग प्रिज्म, एज एन इरेक्टिंग प्रिज्म। अब यहां पर क्या होगा, हम एक इक्विलैटरल प्रिज्म लेंगे, सॉरी इक्विलैटरल नहीं, हमारा वही प्रिज्म होगा 90 डिग्री का, लेकिन इसको हम इस टाइप से रखेंगे, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, इस टाइप से, ये 45 के हैं। इस सिचुएशन में हमने ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, इसके हाइपोटेनियस पर रखा है, और इस सिचुएशन में यहां पर देखा
यहाँ इस तरह से। अगर ये पी क्यू है तो यहाँ क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 45 डिग्री पर। और यहाँ पर देख रहे हैं ये तुम्हारा बॉटम है, और बॉटम क्या हो जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये Q डैश और ये P डैश। जल्दी से इसको भी बना लीजिए। तो ये क्या किया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये पूरा डायग्राम होगा, आपको इतना केवल ऑब्जेक्ट दिया जाएगा और प्रिज्म दिया जाएगा, और उसका हमको इमेज को ट्रेस करना होगा। तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फटाफट से नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऑप्टिकल फाइबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है हमने बताया, इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, एक डिवाइस होती है बेटा जो क्या करती है, लाइट ट्रांसमिट करती है लाइट सिग्नल्स को फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, और बिना किसी एनर्जी लॉस के, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सिंपली ऑप्टिकल फाइबर is a device which transmits light signals from one end to another from one end to another end with a little loss of एनर्जी। ये किस पर बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस पर बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। यहां पर एक पाइप होता है बेटा फ्यू माइक्रोमीटर्स का। इसका जो अपर पार्ट होता है वो क्लैडिंग होती है, ये क्लैडेड है। क्लैडेड का मतलब पॉलिश्ड, ठीक है ना। तो क्लैडिंग ठीक, दोनों पार्ट क्या होते हैं, क्लैडेड होते हैं। और यहां से एक तरफ से लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है। नॉर्मल हो गया तो लाइट सपोज दैट इधर से इंसिडेंट हुई, यहां से अब इंसिडेंट होने के बाद ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी। यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू ये लाइट क्या हो जाएगी, दूसरे एंड में पहुंच जाएगी और ये ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा
क्लैडिंग। और ये होता है कोर, और ये अपर जो होता है सरफेस वो होता है एयर की। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिए डायग्राम और फिर सुन लीजिए, इसको अपने आप से लिखना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख लीजिएगा। ये एक पाइप होता है जिसमें ऊपर का अपर सरफेस क्या होती है, क्लैडेड होती है, और जो क्लैडिंग होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लो होता है, यानी एयर से थोड़ा सा हाई होता है, 1 पॉइंट समथिंग के करीब में होता है। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है एट अ सर्टेन एंगल, इसके क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा हो, इस सिचुएशन में लाइट इंसिडेंट होगी क्लैडेड सरफेस पर और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और फिर ये जाकर अपोजिट साइड पर क्या होगी, फिर से इंसिडेंट होगी, और ये रिफ्लेक्शन क्या होगा, मल्टीपल होगा, और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू लाइट दूसरे एंड में पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल और अपने आप से करिएगा, इसके एप्लीकेशंस लिख लीजिए फटाफट से। पहला एप्लीकेशन इसका है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। एप्लीकेशंस, पहला ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल by converting किसमें कन्वर्ट करके, लाइट सिग्नल्स में, बाय कन्वर्टिंग लाइट सिग्नल्स। ठीक है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। सेकंड एप्लीकेशन हो गया टेलीफोन और अदर ट्रांसमिटिंग केबल्स में, इन टेलीफोन and other transmitting signals के फॉर्म में इसका यूज होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से रीड करिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के। ठीक है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व